वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले थोड़े मुश्किल में पलते हैं। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। ये चंद लाइनें थी कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस समय कांग्रेस थोड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाला समय बेहतर हो कांग्रेस के लिए। निदा, बिल्कुल नए निदा आपके साथ। और लगातार मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसको न सिर्फ हम कवर कर रहे हैं, बल्कि पल पल की हर सीट की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में 5 घंटे की वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। मेघालय में आपको बताएं कि कॉनराड संगमा की अगुवाई वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे आगे चल रही है और वहीं एनपीपी ने 2 सीटें जीत ली है। सागर, देखिए 23 सीटों पर इस समय बढ़त भी है। बीजेपी 5 तो कांग्रेस 5, टीएमसी 5 और अन्य के खाते में 19 सीटें जहां पर आगे चल रही है। वहीं त्रिपुरा के रुझानों में बीजेपी ने एक बार फिर बहुमत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी गठबंधन 34 सीटों पर आगे है, लेफ्ट गठबंधन 15 सीटों तो टीएमसी को 11 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की 60 सीटों में से 59 सीटों पर चुनाव हुआ था। 5 सीटों के चुनाव परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने अभी तक 2, आरपीआई अटवाले ने 2 और एनडीपी ने 1 सीट जीती है। और वहीं बीजेपी के एक बीजेपी प्रत्याशी जो थे वो निर्विरोध चुनाव जीते थे। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं कांग्रेस सभी सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आपके बीच आ रही है। महाराष्ट्र उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। पुणे कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस को इस समय जीत मिल गई है। 28 साल के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर यहां से जीते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि 11,040 वोटों से रविंद्र धंगेकर जो है वो जीत हासिल किया। 28 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी को यहां से हरा करके ये बड़ी कामयाबी हम कांग्रेस की से कहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि 11,040 वोटों से रविंद्र धंगेकर जो है उन्होंने जीत दर्ज की है यहां पर। तो महाराष्ट्र में दरअसल उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पुणे कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस को यहां पर जीत हासिल हुई है, जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को। और पूरे 28 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी को यहां पर हराया है। तो कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर जो है वो यहां से जीते हैं। और लगातार आपको बता दें कि महाराष्ट्र के साथ साथ हम हर अपडेट त्रिपुरा से लेकर के मेघालय से लेकर के नागालैंड तक की आपको हर एक सीट का हाल भी बता रहे हैं, आपको तमाम पार्टियों का हाल भी बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि टैली जो है वो लगातार आप अपडेट यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से अभी भी अगर हम बात कर लें यहां पर बीजेपी की, तो त्रिपुरा में बीजेपी प्लस 34 सीटों के साथ, आईएनसी प्लस लेफ्ट के साथ 15 सीटें और वहीं त्रिपुरा मोथा 11 सीटें। अदर का खाता यहां पर नहीं खुला है। मेघालय की बात करें तो यहां पर 60 विधानसभा सीटें थी, लेकिन 59 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी 5, आईएनसी 10 और एनपीपी 24 सीटों के साथ बढ़त जो है वो बनाए हुए है। इसके अलावा अदर्स के खाते में 20 सीटें गई हैं, जो समीकरण बहुत कुछ बदलने का काम करेंगी। सागर, আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার জি যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন, আমাদের রাজনাথজি যেভাবে সহায়তা করেছেন এবং যারা যারা এসছেন এখানে, আমাদের জেপি নাড্ডাজি যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন, ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব। এবং আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নতুনভাবে আবার এখানে সরকার গঠন করব এবং ডেভেলপমেন্টের কাজ আমরা সামনের দিকে আবার ত্বরান্বিত করব। যেভাবে আপনি যে সিটে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, আপনিও এবারে জিতে এসেছেন, কি বলবেন এবং জনগণ? আমি তো সর্বপ্রথম যারা এই আমাদের 8 নং বর্দোয়ালি কেন্দ্রের যারা যারা ভোট দিয়েছেন বা যারা ভোট দেননি, সবাইকে এই যে পার্টিসিপেশন আপনারা করেছেন, ওনাদের সমস্ত ভোটদাতাদের আমি ধন্যবাদ দেব। শপথ তো এখনো ফাইনাল হয়নি, আমি তো বললাম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে কথা বলে তারপর ফাইনাল হবে। এবং আমি সবার কাছে একটাই বিনীত নিবেদন রাখবো যে যেভাবে আমাদের 16 ফেব্রুয়ারিতে যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসে কখনো হয়নি, এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হয়েছে, যেন কোথাও যেন আনন্দ করতে গিয়ে নিরানন্দের সৃষ্টি না হয়। সবাই সমস্ত আমি সব স্তরের কার্যকর্তাদের কাছে আমার এই অনুরোধ থাকবে। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आप देख रहे थे, कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। फिलहाल महाराष्ट्र में जो उपचुनाव हुआ और ऐसे में 3 राज्यों की चुनाव, जहां पर नागालैंड, त्रिपुरा और इस समय मेघालय, जहां पर रुझानों में इस समय नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी की वापसी दिखाई दे रही है, तो मेघालय में एनपीपी इस समय आगे चल रही है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। तो न्यूज इंडिया की टीम ने देखिए पूरी मेहनत के साथ एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। सुबह से लगातार हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी 3 राज्यों के चुनाव को लेकर, चाहे वो दिन हो वोटिंग का या फिर
दिन हो परिणामों का। एक एक सीट से लगातार हम कवरेज करके आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन किस सीट से आगे है। फिलहाल एक बड़ी खबर, टाउन बोटडोवली से माणिक शाह जीत चुके हैं। बड़ी खबर, टाउन बोटडोवली से माणिक शाह जीत चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर है बड़ी खबर। बिल्कुल, तो लगातार अपडेट जो है वो आ रही है। हर सीट का हाल जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं कि नागालैंड में क्या स्थिति है। 60 में से 60 सीटों पर चुनाव हुआ था। वहीं मेघालय में 60 सीटों में से 59 सीटों पर चुनाव हुआ था। त्रिपुरा में लगातार टैली से आप अपडेट हो रहे होंगे कि कहां पर किसका सुपड़ा साफ हो रहा है और कहां पर कौन आगे चल रहा है और किसने कहां पर वापसी की है। तो लेकिन इस बीच जगह जगह से जो विधानसभा की सीटें थी उनका भी जो रिजल्ट है निकलकर सामने आ रहा है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार चर्चा जारी है, लगातार महाबहस जारी है, लगातार ये जो रुझान आए, ये जो अब नतीजों में तब्दील होंगे हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको भी हम समझने की कोशिश यहां पर हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस नेता मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। इसके अलावा महेश वर्मा जी जो कि बीजेपी के नेता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है न्यूज इंडिया पर। थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद आसिफ साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि सर, ये जो नतीजे अब धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं, रुझान, इसको आप, ये जो पूरी टैली हमारी टीवी स्क्रीन पर है, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, क्या लग रहा है सर, कहां पर हम पिछड़े, क्या कमी रही इस सब के पीछे? कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, जो मुद्दे होते हैं। भाजपा ने किस तरीके से चुनाव लड़ा सबके सामने। मेघालय के अंदर कौन सा मुद्दा उन्होंने उछाला, तमाम जो संगठन दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माता को लेके प्रदर्शन करते, हत्याएं करते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बयान देते हैं कि गाय का मीट खाते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ताकत देता है। उसके अंदर तमाम भाजपा के लोग, किसी के मुंह से भी एक जवाब नहीं आया कि गलत बोल रहे हैं। और यही कोई बयान हरियाणा, दिल्ली से कहीं से आ जाता तो उसके घर के बाद प्रदर्शन हो रहा होता, उसकी हत्या की बात हो रही होती, उसके पुतले जलाए जा रहे होते। ये दोहरी राजनीति जो भाजपा करती है, जो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा लगता है जैसे नागालैंड को हिस्सा मानती नहीं है, मेघालय को मानती नहीं है, त्रिपुरा को मानती नहीं है। अगर मानती होती तो गौ माता को लेके ऐसे बयान नहीं देती। तो हमारा काम है जो बेरोजगारी है। आसिफ साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आप लगा रहे हैं आरोप कि बीजेपी अपने जो जिस राज्य में चुनाव होता है उस हिसाब से मुद्दे सेट कर लेती है, भले ही जहां पर उनकी सरकार है, हरियाणा की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, वहां पर गौमांस खाने वाले के साथ क्या तस्करी के आरोप में भी अगर शक भी हो जाता है, उठा करके बहुत पिटाई की जाती है और बहुत से लोगों को हमने देखा कि जान भी जा चुके इसके पीछे। ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर वो अपनी गलत बात को भी सही करके जनता के सामने रख सकते हैं तो आप उनकी गलत बात भी गलत ही तरीके से जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाते? क्या इसके पीछे आप वजह नहीं मानेंगे कि आपका जो आला कमान है या आपके जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी कमी है, क्योंकि वो लोग वहां नजर ही नहीं आते? सर, माननी पड़ेगी ये बात आपको। माननी तो अपनी जगह है, लेकिन जो मुद्दे हैं, मुद्दों की बात करेंगे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो संगठन के मुंह पे तमाचा मारते हैं। बजरंग दल के मुंह पे तमाचा मारा मेघालय के अध्यक्ष ने, किस तरीके से आरएसएस वालों के मुंह पे तमाचा मारा, किस तरीके जो और हिंदूवादी संगठन है जो हिंदूवादी की बात करते उनके मुंह पे घुमा के तमाचा मारा। वो तमाचा देखते रहे और बैठे रहे चुपचाप भाजपा को जिताने के लिए। किसी के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला कि मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा दोहरा चरित्र कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाती है, जनता इसको आज नहीं समझे कल समझेगी। हमारी लड़ाई जनता की उसी दो राज्यों में। अच्छा महेश जी, आप इंतजार कर रहे आऊंगा आपके पास, लेकिन आसिफ जी, मुद्दों पर अगर आपने चुनाव लड़ा तो सर मुद्दे काम क्यों नहीं आए दो राज्यों में? कई बार भावना बड़ी हो जाती है, मुद्दे दब जाते हैं। हमारा मुद्दा सिलेंडर को लेके किस तरीके से भाजपा ने कल 350 बढ़ाए, लोगों ने वोट दिया। तब तो ऐसे मान लीजिए कि भावनाओं पर अगर आप नहीं अगर चुनाव लड़ेंगे तब तो सारे राज्य फिसल जाएंगे सर। देखो, हम भावनाएं भड़काने का काम भाजपा करती, हम नहीं करते। ये भाजपा का काम है, हमारा नहीं है। हमारा काम है मुद्दे, गरीबी का हो, गैस का हो, बेरोजगारी का हो। राहुल गांधी जी किस तरीके से यात्रा निकाली, किस तरीके जनता के बीच में गए, आज नहीं कल जनता समझेगी, वो दिन दूर नहीं है। महेश शर्मा जी, ठीक है महेश शर्मा जी, देखिए आसिफ जी यहाँ पर बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से। महेश शर्मा जी, आप भड़काते हैं तो भी कामयाब हो जाते हैं, आप लड़ाते हैं तब भी कामयाब हो जाते हैं, आप गलत मुद्दों के साथ चुनाव लड़ते हैं तब भी कामयाब हो जाते हैं। तो सर, इस जीत के पीछे की वजह आखिर है क्या सर? वो जो मंत्र है आप लोगों का, जरा कांग्रेस को भी थोड़ा सा सर दिखा दीजिए। भारत यात्रा, जो भारत की यात्रा जो शुरू की गई थी, जिसमें कि जितने अराजक तत्व थे और जो ये कहा गया था कि हम भारत जोड़ने का काम जो है इस देश में जो कर रहे हैं, उसके पहला अगर कहीं वोट का चोट मिला है तो कांग्रेस उस चीज से बिलबिलाए ना, उस चीज को समझे, कहीं अपनी आत्मनिरीक्षण करे कि अब उसको जो है इस देश में गुंजाइश नहीं बची है
कि वो अपनी राजनीति को इस तरह से करे जिस तरह की राजनीति फर्जीवाड़े की तरीके से की जा रही है। लेकिन आसिफ जी के जिस तरह सवाल से का देश जवाब को दीजिए सर। बदनाम मैं करने सर की- आसिफ जी के सवाल का जवाब दीजिए। वो राजनीति की आप बात कर रहे हैं, आसिफ जी ने ये सीधा सीधा पूछा कि जिन राज्यों में चुनाव अगर होना है तो आप उसके हिसाब से अपने घोषणा पत्र से भी आप लोग हटे जाते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष आके कुछ और बयान दे जाते हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकार बन चुकी है वहीं पर वो मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं कि सर लोगों की जान तक चली जाती है। तो क्या हमें देखिए, चुनाव मैं जीतने फिर- के लिए हम कुछ भी कह देंगे? नहीं, ये चीजें काम तो करती है मतलब- क्या? ये फैक्टर काम कहीं करता है? नहीं, हाँ। ये अगर ये फैक्टर काम करता, ये किसी इस तरह की कोई बात जो है प्रदेश अध्यक्ष ने 2022 के लोकल चुनाव में नहीं करी थी। हाँ। जहां सिफत पे थी, कांग्रेस जो है जमानत नहीं बचा सकी अपना त्रिपुरा में। लोकल बॉडी का चुनाव देखिए ना, 65% वोट के साथ जो है हम वहां पे इन लोगों को मात्र सारे विपक्ष को 5 सीट मिली और हमें जो है वहां पे लगभग 230 सीटें मिली है। तो ये जो बात कहते हैं ये तो आंख में धूल झोंकने का आज भी काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल अगर कहीं कोई नहीं। चीज हमें दिखाई दे अरे, रहा है, महेश शर्मा जी, कि दरअसल ये आंख में अपेक्षा धूल बनाम झोंकने का काम उपेक्षा की लड़ाई नहीं। है। महेश शर्मा जी, मैं नहीं, आपको बता दूं कि कांग्रेस क्यों कह रही है। सर एक मिनट के लिए बस मेरी बात सुन लीजिएगा। कांग्रेस दरअसल ये इसलिए कह रही है क्योंकि आपको हम बताएं कि जिस तरीके से सब कुछ हुआ, अगर मेघालय बीजेपी प्रमुख को हम मावरी साहब की बात मैं यहाँ पर करूंगी सर, उन्होंने साफ साफ आकर के सबके सामने कहा, उन्होंने कहा कि पार्टी अगर चुनाव में जीत हासिल करती है तो सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि राज्य में ईसाई की सुरक्षा पर खास ध्यान बीजेपी देगी। अगली जो उनकी लाइन थी, गौर फरमाइएगा सर, अगली लाइन में वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर राज्य में गौ मांस के सेवन पर प्रतिबंध है तो वो भी नहीं लगाया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है तो कांग्रेस बस इतना समझना चाह रही है कि ऑलरेडी आपके हरियाणा में सरकार है, वहां पर अभी जुनैद नासिर का किस्सा आपको पता होगा कि क्या हुआ है। ऑलरेडी आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहां पर आपको पता होगा कि गौकशी के आरोप में भी महज तस्करी का शक भी हो जाता है सर, तो चाहे वो बजरंग दल हो, माफ करना, चाहे वो गौरक्षा दल हो, वो लोग क्या हासिल करते हैं सबको पता है। लेकिन ऐसे में जब जहां आपको चुनाव जीतना है तो वहां पर आप ये बात कह करके कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे, भले ही आपने घोषणा पत्र में जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे सवाल का जवाब आप यही देंगे कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन जब नहीं था तो फिर कैसे आपके जो वहां पर बीजेपी प्रमुख है मावरी साहब, वो कह जाते हैं क्या वो पार्टी का चेहरा नहीं है, या उनकी जुबान क्या पार्टी की जुबान नहीं है, या फिर अगर वो कुछ भी कहते तो उससे पार्टी को कोई मतलब नहीं है? तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर इसी बीच, पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। 3 राज्यों में चुनाव के नतीजों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। बिल्कुल महेश शर्मा जी, देखिए लगातार जो जीत की बात आप कहते हैं कि पीएम मोदी का चेहरा ऐसा बन चुका है, ऐसी कदकाठी बन चुकी है कि उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। और देखिए अब खबर आ गई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नतीजे आ रहे हैं नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में जाने वाले हैं। जीत के पीछे की बड़ी वजह मानते हैं फिर पीएम मोदी को महेश जी? निश्चित रूप से हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो एक प्रखर व्यक्तित्व है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम तो उनको अवतार मानते हैं। इससे हम तो ये कहते हैं कि हम लोग खुशनसीब हैं कि कोरोना जैसे काल में जो है एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे साथ था जो कि हमारे दर्द को समझा, हमारे घरों के चूल्हे बुझने नहीं दिए, उसको जलाता रहा। आपको सुन के हैरानी होगी कि 75 साल हो गए पूर्वी पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेटों से दिल्ली आने का जो है फासले में जो है 1500 किलोमीटर का फर्क पड़ गया। और उस चीज को समझते समझते 75 साल लग गए। जब प्रधानमंत्री जी आए उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी पे पुल बना, कहीं वहां पे रोड बना, कहीं वहां एम्स दिखाई दे रहा है, कहीं वहां यूनिवर्सिटी और कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। क्या मतलब है ये? नॉर्थ ईस्ट ऐसा लगता था कि वहाँ के लोग ये समझते थे कि हम हिंदुस्तान के वासी नहीं है, हम भारतीय नहीं है। ठीक है सर, आसिफ साहब को ले आते हैं। आसिफ साहब, क्या एम्स और यूनिवर्सिटीज का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी? कितने एम्स से कितने वो बन गए, बीजेपी बनवा पाई, आप लोग क्यों नहीं करवा पाए? बीजेपी कहाँ पे एम्स बनवा पाई? एक तो बताइए, जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कॉलेजों का, मेडिकलों का, तमाम चीज का, किस तरीके से फरीदाबाद के अंदर प्रधानमंत्री हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे, उसको सरकार ने बताया, हमने बनाया है। आसिफ जी, गोरखपुर वाले एम्स में मैं जा चुका हूँ जी, मैं ये बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद के अंदर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने गए, तमाम मीडिया ने चलाया, प्रधानमंत्री हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसके अंदर एक बेड की कीमत
5,000 रुपए कम से कम, वो सरकार की उपलब्धि है। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं? सही, ये उपलब्धि है सरकार की। तो ऐसी प्राइवेटेशन करने के बाद में सरकार उन्हें अपनी जो उपलब्धि लोग बता अच्छा रही है। काम कर रहे किस हैं, तरीके उनको से तो कम से स्टेशनों कम को अच्छा कहो। प्राइवेटेशन कर रहे हैं आप, उसको नया करके दिखा रहे हैं, उसको नाम पर प्राइवेट दे रहे कम से कम हैं। जो हॉस्पिटल टिकट बना रहे 5 हैं। रुपए का था नई दिल्ली पे, आपने उसको आप लोग 50 रुपए धर्म कर के दिया नाम पर कोरोना क्या काल के कर रहे अंदर। हैं? ये आपकी उपलब्धि है। हर चीज को प्राइवेट कर दीजिए, उसको अपनी उपलब्धि में तब्दील कर दीजिए। देखो, अब ये भाजपा की ये खासियत अभी है। बड़बड़ाने से इस कुछ नहीं खासियत की होगा। तारीफ करेंगे हम। एक सियाने किस से तरीके कुछ से नहीं लोगों होगा। की जेब काट रहे हैं अब और आपको अपनी तारीफ पहले कर ये रहे हैं। समझना होगा कि आपकी भारत यात्रा की पहली चोट जो है लग गई। भारत उसका कोई मायने भारत नहीं जोड़ो रहा। यात्रा का जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया उसका करप्शन कोई का, मायने नहीं उसका रहा। नतीजा अडानी जी दिखाई दे गए। किस तरीके से मोदी जी चलिए अडानी ठीक है, जी लौट को कर आऊंगा। अडानी जी देखिए, काम चंदन कर रहे थे, पांडे जनता वरिष्ठ के सामने पत्रकार आ गए। हमारे त्रिपुरा से जुड़ गए हैं। लौट कर आऊंगा आसिफ जी। चंदन, फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि तमाम नेता जश्न मनाने लगे इस समय? जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम देख सकते हैं पूरे स्टेट में हर जगह बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग हैं सभी गेरुआ रंग से खेलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जो रिजल्ट जैसा कि हम एग्जिट पोल में देख रहे थे कि बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है, ठीक वैसा ही 33 प्लस सीट्स में अभी भी लीडिंग दिखाया जा रहा है। और आप अभी आपके स्टेट में भी हमने देखा कि 2 नतीजे घोषित किए दिए गए हैं। तो बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी यहाँ मिल रही है। साथ ही इनके जो अलायंस पार्टनर है IPFT, उनके जो एक लीडर है शुक्ला नोआतिया, जो जुलाईबाड़ी सीट से कंटेस्ट कर रहे थे। हालांकि वहां पे IPFT का कोई संगठन का कोई प्रेजेंस था नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए कैंपेन करा और वहां से वो विजयी होके आ रहे हैं। अभी भी वो लीडिंग में है, हालांकि फाइनल रिजल्ट अभी भी अनाउंस हुआ नहीं है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांचनपुर जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं वहां से वो भी आगे है, जो बीजेपी समर्थित है। तो हम कह सकते हैं कि क्लियर कट बीजेपी प्लस जो 2 कैंडिडेट्स है 35 प्लस सीट्स में, वो अभी भी आगे बढ़े हुए हैं। ठीक है चंदन, आपने यहाँ पर प्रचार प्रसार का जिक्र किया, कैंपेनिंग का आपने जिक्र किया यहाँ पर, तो आपने देखा क्योंकि आप त्रिपुरा की धरती पर मौजूद है, वहां पर आपने हर सीट का साथ वो जो है हर सीट का हाल जो है बहुत बारीकी से समझा है, बहुत बारीकी से आपने जा जाकर वहां पर कवर किया है। आप जरा समझाएंगे, हमारे यहाँ पर बीजेपी के भी जो लीडर्स है हमारे साथ इस डिबेट में शामिल है, हमारे पास कांग्रेस के भी जो लीडर है वो भी मोहम्मद आसिफ साहब यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में। आप जरा समझाएंगे कि आखिर त्रिपुरा की जमीन पर आपने क्या देखा, क्योंकि देखिए आरोप लगाना बहुत आसान होता है किसी के भी ऊपर, लेकिन जमीन पर जाकर मेहनत करना और उस मेहनत को चुनाव के नतीजों में तब्दील करना और वो भारी संख्या में जो वहां पर पब्लिक थी उसको वोट बैंक में तब्दील करना, दोनों चीजों में फर्क होता है। आपको वहां पर कौन सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी नजर आई जो ये टैली हमारी सब कुछ कह रही है नतीजों की? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए कैंपेन की तरफ से बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से शुरू करते हुए गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर JP नड्डा जी जो नेशनल अध्यक्ष है बीजेपी के, सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं सबको हमने देखा स्टेट के लेंथ एंड ब्रेड्थ में कैंपेन किया। हालांकि अगर हम कांग्रेस की तरफ अगर बात करें, कांग्रेस की तरफ से कोई बड़े जो लीडर्स थे वो कोई यहाँ पे आए नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे कम सीट में कांग्रेस लड़ रही थी, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि उनको अच्छा सीट मिल जाए। लेकिन अगर हम देखें आज जो अभी रुझान है उसमें कांग्रेस को 13 सीटों में से 6 सीटों में वो लीडिंग में है अभी भी। तो कांग्रेस को शायद अभी कहीं वो सोच रहे होंगे काश हम अकेले लड़ते तो हमारा शायद अभी पोजीशन और ज्यादा अच्छा रहता, अगर हम लेफ्ट के साथ हाथ ना मिलाते, वेस्ट बंगाल के जैसा यहाँ पे फिर से वो मिस्टेक ना होता हमारा। चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा। महेश जी फिलहाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। महेश जी, 2 राज्य जहां पर वोट शेयर में देखी गिरावट भी आई है, नागालैंड में 1-2% की बढ़ोतरी हमने देखी, लेकिन त्रिपुरा और नागालैंड में ये 2-3% की गिरावट देखी जा रही है। इसमें थोड़ा सा और आपको अभी बेहतर करना होगा। देखिए, जीत अपनी जगह है, वोट शेयर अपनी जगह है। नहीं, निश्चित रूप से मतलब जो जहाँ पे आपका बड़ा सार्थक सवाल है और इस तरह की चीजों को कंसिडरेशन में रखा जाता है जब चुनाव के बाद जो है इसके ऊपर जब चर्चा होती है तो उस समय ये जरूर इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में, देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो है एक जो है ना, ये यहाँ जो लड़ाई थी अपेक्षा बनाम उपेक्षा की थी। 75 साल में आपको सुन के हैरानी होगी कि अभी एक स्टोरी में 2 साल पहले पढ़ रहा था कि ट्राइबल क्षेत्र है और एक साड़ी में 2 महिलाएं गुजर करती। क्या मतलब बनता है इस देश पे? आंख में आंसू आ जाते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये जाति वर्ग ट्राइबल में बांट के ये वहां पे, अच्छा एनालिसिस भी आप देखिए, जितने भी चैनल पे आप जाइए, जितने आपको पत्रकार मिलेंगे, वो सब भी एनालिसिस इसी पे करते हैं। ये टिम्बरा है, वो टिम्बरा है, वो ये है,
वो ये जनजाति है, वो जनजाति है, ऐसे होगा वैसे होगा। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है इस तरह भाई से- जी, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी। बड़ी खबर आ रही है, मेघालय की दोनों सीटों पर एनपीपी ने जीत जो है वो दर्ज कर ली है। 2 सीटों के नतीजे जो है फिलहाल आ चुके हैं। नागालैंड में 6 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, देखिए जो रुझान थे वो अब नतीजों में तब्दील हो रहा है। बीजेपी 2, एनडीपीपी 2, आरपीआई 2 की जीत जो है वो यहाँ पर दर्ज हुई है। तो नागालैंड में पहली बार एक महिला उम्मीदवार जो है वो जीती है। तो नागालैंड से ये अहम खबर, एनडीपीपी हिकानी झकालू की जीत यहाँ पर हुई है। देखिए महेश जी, अब हम जिक्र अब कर ही रहे हैं, एक महिला उम्मीदवार जीत गए। चुनाव में यहाँ पर महिला उम्मीदवार जल्दी दिखाई भी नहीं देती थी और देखिए मैदान में उतरी, बाजी मार ली। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। बीजेपी ये भी ख्याल रखे अगली बार से। नहीं, इस बार तो अगर देखा जाए तो ज्यादा 11 महिलाएं हमारी जो हैं यहाँ त्रिपुरा में लड़ रही हैं। हम 2 मुस्लिम कैंडिडेट भी इस बार उतारे हैं। हमारी जो इच्छा है, हमारी जो सोच और समझ है, वो ये है कि साहब नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व राज्य हैं, जहाँ ये बातें घर कर गई थी कि हम भारतीय नहीं हैं, हम इंडियन नहीं हैं, वहाँ सड़कें नहीं बनाई जाती थी साहब 75 साल से। ये अच्छा, उसके ऊपर दलील क्या दिया जाता था कि अगर सड़क बना लेंगे तो चाइना उधर से घुस के भारत पे कब्जा कर लेगा। क्या मतलब बनता है इसका? आप मुझे बताइए, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? और ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। उनको ये नहीं पता था ना कि बिना सड़क बताए भी चाइना कब्जा कर सकता है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दरअसल पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी नतीजों की बात लगातार हम कर रहे हैं और अब इन 3 राज्यों में चुनावी तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है, क्योंकि रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत साफ साफ निकलता जा रहा है। और आपको बताएं कि लैब कांग्रेस और त्रिपुरा में दूसरे नंबर के लिए टक्कर जो है वो लगातार जारी है यहाँ पर। इसी बीच एक और अहम खबर, सागर क्या है अगली बड़ी खबर? देखिए फिलहाल जो बड़ी खबर ये है कि नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा, जो बड़ी खबर, जो रुझान जो नतीजों में अब तब्दील हो रहे हैं। मेघालय में भी 5 सीटों पर नतीजे इस समय घोषित हो चुके हैं। उन 5 सीटों पर कौन कौन बाजी मारा? एनपीपी ने 4, यूडीपी ने जीती है फिलहाल 1 सीटें। वहीं नागालैंड में 8 सीटों पर नतीजे जो है वो सामने आए। इन 8 सीटों पर एनडीपीपी के 3 उम्मीदवार जीते, बीजेपी के और आरपीआई के भी 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का यहां पर कब्जा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो लगातार अपडेट आप तक हर कोई हम पहुंचा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में क्या सीटों का समीकरण है, किसके खाते में क्या कौन सी सीट गई है, सब चीजें आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए अब चलेंगे मेहमानों की तरफ। आसिफ जी बने हुए हैं। आसिफ जी, जो लगातार नुकसान हो रहा है, देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अहम पड़ाव था आप सभी के लिए। उसका प्रभाव यहाँ पर जो पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा। तो क्या जो आने वाले राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आप लोग चाहते हैं वहां पर ये बरकरार ज्यादा रहे? चाहे हम छत्तीसगढ़ को देखें या राजस्थान को हम देखें या मध्य प्रदेश को देखें, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस मजबूती में दिखाई देती है। हम हर जगह चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। यहाँ भी हम चुनाव मजबूती से लड़े, जनता के मुद्दे हमने उठाए, जनता के बीच गए। अब नतीजे सबके सामने हैं। हमें जनता ने इस तरीके से पसंद नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं आगे चुनाव के अंदर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर। सर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन नेताओं ने कितना वक्त दिया त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में, ये बता दीजिए एक बार। सर वक्त तो जितना दिया उतना दिया, लेकिन मेन लड़ाई तो मुद्दों की थी। सर बिना फील्ड पे गए, बिना लोगों के पास गए, कैसे आप मुद्दों के ऊपर क्या सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे लड़ाई लड़ेंगे? ये भी पॉसिबल नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही नागालैंड से इस वक्त की बड़ी खबर, नागालैंड में 3 सीट पर एलजेपी रामविलास आगे, जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट पर बढ़त जो है वो मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर नागालैंड से इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। नागालैंड में आपको बता दें कि नागालैंड में 3 सीट पर एलजेपी रामविलास जो है वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट पर बढ़त यहाँ पर मिल रही है। जी आसिफ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सर सवाल ये है कि बिना उस राज्य में गए, बिना उस राज्य में कोई भी ताकत झोंके, जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा अपना हमला लगा रखा था, और ऐसे में अगर हमारे बड़े बड़े लीडर्स ही गायब रहेंगे चुनाव के दौरान, ना कोई रैली होगी, ना किसी से संबोधन होगा, ना किसी से बातचीत होगी, तो सर सिर्फ सोशल मीडिया पर थोड़ी ना चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाएगा, जनता के बीच जाके ही लड़ा जाएगा। हाँ, क्यों नहीं जाते फिर हम? जो थोड़ी हमें कमियां रही हैं उनको अब आगे चल के दूर करेंगे।
ऐसा नहीं है, दूर नहीं करेंगे उनको। महेश जी, कहीं ना कहीं इस बात का फायदा भी आप मानेंगे कि आपको मिल जाता है कि कांग्रेस पार्टी उस तरह से एक्टिव होकर नजर ही नहीं आती, तो आप नजर आ जाते हैं, आप ही आप दिखते हैं फिर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं। नहीं महेश जी, ये बात तो मानते हैं माननी कि पड़ेगी सर। हमारे नेता लोग कितनी भी मेहनत करें, मोदी जी लास्ट में जाके बाजी मार ही लेते हैं। नहीं, ये बाजी मारने की बात नहीं, ये बाजीगरी की बात नहीं है। हाँ। सागर जी, बात ये है कि जब आप नॉर्थ ईस्ट का पूरा आकलन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, जैसे अब मेघालय की आप बात ले ली, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, पिछले 50 साल से वहाँ कोई स्थिर सरकार ही नहीं थी। हमेशा जो है वहाँ त्रिशंकु विधानसभा मिला और एन केन प्राकेंड सरकार बनती है और लूट खसोट मचता है। मैंने आपसे कहा ना कि इतनी दर्दनाक घटना घटी और उसको पढ़ने के बाद जो है हम अपने ऊपर भारतीय होने का जो है ना इतना बड़ा एक धब्बा कहीं दिखाई देता है। आप सोचिए उस सोच को, जिसके घरों में अन्न पानी जब जा रहा है और जो कहीं सड़क देख रहा है, कहीं रेल देख रहा है, कहीं पुल देख रहा है, कहीं हॉस्पिटल देख रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि उसकी जो एक वोट की कीमत है, वो अपनी वोट की कीमत समझ रहा है कि वो किसको देना है, किसको नहीं देना है। अब रही बात की जो आप लोगों ने कहा कैंपेन, चुनाव कैंपेन में निश्चित रूप से एक चीज बड़ी सहायक सिद्ध होता है ये चुनाव कैंपेन की, वोटर जो है वोट देने के लिए घरों से निकले और अपने वोट को जो है वो उस तरफ दे जो कम से कम उसके बारे में सोचता हो। कमोबेश आप ये देखिए कि 15 ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो कि पूरे चुनाव में लगे रहे, 5 हमारे चीफ मिनिस्टर वहां गए, हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जितने जनरल सेक्रेटरी हैं, ऐसे लेके 50 से ऊपर हमारे स्टार प्रचारक थे वहां। तो हमारे पास वो था ना, हम कहने के लायक थे ना। हमने त्रिपुरा में जो काम किया था वो एक रोल मॉडल बना था ना। 2022 का भी जो हमने लोकल स्थानीय निकाय का जो चुनाव जीता था वो प्रचंड बहुमत से जीता था। तो कहीं साफ साफ दिख रहा था कि अब हमें उत्तर पूर्व राज्यों में जो हमारी एक विजय रथ है उसको रोकने की जो ताकत है वो कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस तो वहाँ पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। महेश जी, आपने ये बात कही, बिल्कुल आपने ये बात कही कि कांग्रेस में वो ताकत नहीं है। मोहम्मद आसिफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आसिफ साहब, आपको नहीं लगता कि जो फोकस है हमारा पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जो फोकस है आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ 24 पर तो जाकर खत्म हो जाता है कि 24 हमें हर हाल में जीतना है, 24 में हमें सरकार बनानी है, बीजेपी को हराना है। लेकिन सर 24 तक जाने के लिए आपको नहीं लगता कि जो 2023 में राज्यों के चुनाव है, हमें उस सीढ़ी को भी पार करना होगा? पहली सीढ़ी हमारी यही थी कि 23 में 22 में जो भी विधानसभा चुनाव जहां पर हो, जिन राज्यों में हो, उन राज्यों में तो कम से कम अच्छा बेहतर प्रदर्शन हम करें, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ना सर, ये जो नतीजे हैं, ये 24 पर बहुत असर डालेंगे। ये बात हम क्यों नहीं समझ पाए? हम समझ रहे हैं जो हमारी कमियां रही हैं, अब जो चुनाव होने हैं मई में आने वाले वक्त के अंदर, हम और मजबूती से उन चुनाव के बीच जाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और जनता हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कहते हुए नजर आए कि छोटे राज्य का चुनाव है, छोटा चुनाव है। सर, चुनाव कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आज के दिन भी हम ना मंथन करें, ना हम चिंतन करें और हम सिर्फ ये कह दें कि छोटे राज्य का चुनाव था, सर ये तो मुमकिन नहीं है ना। चुनाव होता है। अगर छोटे राज्य का चुनाव है तो क्या उस राज्य को हम छोड़ देंगे कि कोई भी आए, जीते और चला जाए अपनी फिर हिमाचल में क्यों? छोटा राज्य कोई नहीं होता, सब राज्य बराबर होते हैं, सबके लिए जीतने के लिए लड़ना चाहिए और हम लड़े हैं। ऐसा नहीं है जनता ने हमें वोट नहीं दिया, नहीं जीते, अलग चीज है, लेकिन कोई छोटा राज्य नहीं है। हिमाचल किस तरीके से हम जीते सबके सामने, खड़गे साहब को समझ नहीं आई सर। यही तो जो बयानबाजी होती है ना, और यही जो बातें निकल करके आती है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी के बाकी लोग जो मेहनत करते हैं ना, उनकी मेहनत पर भी असर डालते हैं। ये अपमान है, ये नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट के मतदाताओं का अपमान है। एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, इतने जिम्मेवार व्यक्ति, इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, और इस तरह की बात कहेंगे हताशा और निराशा में, ये क्या मतलब बनता है? बिल्कुल ऐसे मतलब बनता है जिस तरीके से जिस तरीके से मेघालय के अध्यक्ष कहते हैं गाय का गोश्त खाना चाहिए, तमाम नॉर्थ ईस्ट से इधर वाले लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हैं, ये आप जैसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हैं, ये बनता है। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये फर्क है, इसको भी समझना पड़ेगा। महेश शर्मा ही समझना पड़ेगा। यहाँ कुछ और बोलेंगे, वहाँ कुछ और बोलेंगे, आप ऐसा नहीं चलेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा नहीं मानते तो आप बोलिए नहीं मानते हम, नहीं तो कहिए ये सब गलत था। जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी तो सुन लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, जवाब भी सुन लीजिए आसिफ साहब, जवाब सुन लीजिए जी। इस देश में जो है 1965 से जो है कानून आप लेकर आए गौवध के लेकर,
कि गौवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए, और उसमें आज तक कभी भी आपने कोई उस कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं करी, ना आपने हिम्मत जुटाई। हम आपको ये हमारी प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की जो है गौवध के लेकर, गौ मांस को लेकर वैसे ही है। हमारे विचार हमारे पास है, जो उसको खाते हैं, किसी की भावना उससे अगर आहत होती है तो सबसे पहले उसको सोचना चाहिए। मोहम्मद आसिफ साहब, अगर आप मेरी भावनाओं को आहत करना चाहते हैं गौ मांस खा के, तो ये आप अपनी इंसानियत के बारे में सोचिए। ये आप अपनी मेघालय सोच के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहिए, आपकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचा रहे हैं वो, कितनी ठेस पहुंचा रहे हैं आपकी भावना को, कितनी आरएसएस के लोगों की लगता है भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहन पारेकर जी भी कह रहे थे, उन्होंने डग्गे की चोट पे कहा था, मैं अभी जी ने भी कहा था, जो असिस्टेंट होम मिनिस्टर है। हमारे ठीक है, हमारे साथ लोग कह रहे थे, राष्ट्रीय उनकी भावना प्रवक्ता खत्म नहीं की प्रवक्ता अजय कुमार आपको, साहब आपके लोग जुड़ बैठे गए। में कुछ भी कहते सर, रहे। आप दोनों को मैं रोकना भावना चाहूंगी। की ठेस नहीं पहुंचती अजय आपकी। कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको हम ले गए। अजय कुमार जी, आज के जो नतीजे अब आ रहे हैं, रुझान से पहले अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सबसे पहले लोजपा इसे कैसे देख रही है सर? नहीं, देखिए, मैं इस वक्त दीमापुर में ही हूँ, नागालैंड में, और चिराग पासवान जी के कमांड पे मैं यहाँ आया हूँ, जहाँ पे हमारी पार्टी 16 सीटों पे अपना नामांकन दाखिल करी थी। 15 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो नतीजे आ रहे हैं वो पार्टी के लिए काफी उत्साहवर्धक हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नागालैंड की जनता को धन्यवाद देती है कि उन्होंने हमें एक सेवा करने का मौका देने जा रही है यहाँ पे नागालैंड में। और नागालैंड में जो भी बेरोजगारी की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो समस्या सर है, मतलब कि महंगाई बिहार की से भी समस्या- बेहतर राज्य हो गया सर आपके लिए अब तो। जी, जनता है, जनता का आदेश जो भी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो या नागालैंड हो, आपको पता है रामविलास जी कोई छोटे कद के नेता नहीं थे, और चिराग जी उन्हीं के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। हमारी पार्टी सुदूर कन्याकुमारी से लेकर हाँ, जम्मू अजय कश्मीर कुमार साहब, तक इन दो में सीट जानी के जाती साथ है। किसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, अब ये भी बता दीजिए। देखिए, अभी तो हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, और नतीजों के बाद मैं यहाँ से संदेश अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को दूंगा, और हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी इसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की रणनीति तय करेगी कि हम विपक्ष में बैठेंगे या हम सरकार के साथ जाएंगे। मतलब अभी रणनीति तय नहीं है कि हम इन सीटों के साथ विपक्ष में बैठेंगे या फिर हम सरकार के साथ जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के आप ये संकेत दे रहे हैं कि अगर सरकार के साथ जाना भी पड़ा तो इस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। जी, हम आखिर एनडीए का हिस्सा रहे हैं, और अगर हमारी नीति और मैनिफेस्टो पे एनडीए काम करने को तैयार है, तो हमें कोई सरकार में बैठने के लिए आपत्ति थोड़ी हो सकती है। तो चलिए, बड़ी खबर फिलहाल नागालैंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 3 सीटों पर एलजेपी यानी कि रामविलास आगे चल रहे हैं। ये पार्टी इस समय आगे, बिहार में जो कमाल नहीं कर पाई, इस समय नागालैंड में पार्टी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। अजय जी, आंकड़ा बढ़ गया है, 3 हो गया है सर। जी, हम 10 सीटों की उम्मीद लगाए हैं। हमारे कैंडिडेट जो हमारे पास रुझान में यही दीमापुर में अच्छा, मौजूद जितना हैं। मिले सर भूख बढ़ती और जाती है, क्यों? जी, यह दिल मांगे मोर, भूख क्यों बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल मांगे मोर। ठीक है आप लोगों का भी धन्यवाद, आपने हमें एलजेपी की महत्ता को पहचाना और दिखाया, और नागालैंड की जनता का विशेष आभार और बधाई। अरे क्यों नहीं सर, हम ये भी चाहेंगे बिहार में फिर आप कमाल करिए 25 वाले चुनाव में, जो सफलता हाथ नहीं लगी इसी तरह वो भी से। होगा, पहले तो 24 है। क्योंकि चिराग जी बहुत बेहतर नेता हैं, और आगे बेहतर काम करें तो और अच्छी छवि बनेगी लोगों की भी। शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। तो हमारे साथ और भी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए बाकी और मेहमानों का भी हम रुक करते हैं। आसिफ जी हमारे साथ जुड़े, महेश जी हमारे साथ जुड़े। महेश जी, जिस तरीके से देखिए, भाई बेशक आप कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ ना समझे, या आप अभी नकार कर चल रहे हैं कि अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन आप ये याद रखिए कि जेडीयू हो या एलजेपी हो, सर धीरे धीरे ये अपने कदम आगे बढ़ा रही है। देखिए, इसका कारण ये कांग्रेस का फेलियर है। आप देखिए ना, यहाँ पे लेकिन नुकसान तो ये बीजेपी को भी करेगा ना सर। अगर कोई भी पार्टी अगर आगे उभर के आएगी तो नुकसान तो आने वाले वक्त में बीजेपी को भी होगा। नहीं तो एलजेपी बीजेपी अगर काम नहीं करेगी। अच्छा महेश जी, एक लाइन रोक रहा हूँ। देखिए, वैसे एलजेपी को तो आप लोग हनुमान जी बना लेंगे, जैसे चिराग जी को बनाए थे बिहार के चुनाव में।
देखिए, ये सब लोग बजरंग बली हैं, हम लोग तो बजरंग बली सबको मानते हैं और सब अपने सामर्थ्य के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो यही देख लेके आती है कि भाई हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। चिराग जी का अपना अलग सोच है, रामविलास जी की एक अलग छवि थी, वो अलग आंदोलन से निकले हुए नेता थे और ये रामविलास जी के चूंकि परिवार से हैं चिराग जी, तो निश्चित रूप से इनको भी थोड़ी समझबूझ अच्छी होगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए इस चुनाव का अगर कहीं विश्लेषण और आकलन अगर आप लोग करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से एक चीज इसमें जरूर दिखाई दे रही है और वो ये कि यहाँ जो एक तिलसिम था ना, एक भ्रम पैदा किया जाता था इस चुनाव में कि कहीं पर ट्राइबल सीट है अगर नागालैंड में 20 तो वहां पे कोई भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है मात खानी पड़ेगी। इसी प्रकार से जो एक कहा जाता था कि ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है, हम पिछली बार देख रहे थे कि 1 से हम 2 पर आए थे और 2 पर मेघालय में, और वही मेघालय अब कहाँ हमें पहुंचा रहा है। और इसका एक कारण है, इसका कारण ये है कि एक गेटवे ऑफ जो आसाम था, जो ये 7 सिस्टर जहां से हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं आसाम की अगर हम बात करें, तो वहां से कहीं ना कहीं चीजें जो है इन राज्यों में भी कहीं पसरी है। आज कोई रीजन और विजन कांग्रेस के पास दिखाई नहीं देता जो उत्तर पूर्व राज्यों के लिए कहीं वो सोच जो है जनता के सामने ये रख सके, वो इनके नेता बता सके कि हम आपके लिए ऐसी सोच लेकर आए हैं, समझ लेकर आए हैं, क्योंकि आपने हमेशा उनके साथ दगा किया, बेबस कर दिया आपने उनको जंगलों पे, घने जंगलों में रहने पे मजबूर कर दिया। आसिफ जी से जवाब ले लेते हैं, के दायरे में रख के महेश जी आसिफ जी से जवाब ले लेते हैं। क्या आसिफ जी यही वजह है कि हम जो है नजर मिला के वहाँ की राज्यों की आवाम से बात नहीं कर सकते, वहाँ की जनता से बात नहीं कर सकते, यही वजह है कि हम दूरी बना के रखते हैं इन राज्यों से, चाहे नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो? हम दूरी किसी से बना के और इसी वजह से मल्लिकार्जुन जी का ये बयान आया है। नहीं, हमारी पार्टी कहीं किसी स्टेट्स को छोटा नहीं समझती, कुछ नहीं, सबको बराबर लेके चलती है, सब जगह आंख से आंख मिला के चुनाव लड़ते हैं हम भाजपा की तरह नहीं है। चुनाव साथ मिल के लड़े, चुनाव आए तो अलग हो जाए, गाली बकते हैं एक दूसरे को। किस तरीके से मेघालय में आपने किया है और किस तरीके रात को ही आपने बात करनी शुरू कर दी है, ये आपका नतीजा है। 2 सीट आने के बाद हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, ये ढोल आप लोग पीटते हैं, हारने के बाद भी आप ही पीटते हैं। किस तरीके से त्रिपुरा के अंदर भी आपका वोट शेयर परसेंट 7% नीचे आया है, बड़ा नहीं है, सीटें भी कम हुई हैं, लेकिन जनता ने आपको सरकार बनाने का मौका दिया, अच्छी बात है। हम अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाए पूरी तरीके से, आपका जो झूठा प्रोपगंडा समझा नहीं पाए, झूठ फैला रखा है इन्होंने, यहाँ कुछ और बोलते हैं वहाँ कुछ और बोलते हैं। आसिफ जी यही तो सवाल है कि ना, आप उनके झूठ को भी, उन्होंने तो सच साबित कर दिया, लेकिन आप झूठ को झूठ भी नहीं बता पाए। जी महेश जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आसिफ जी, सवाल ये नहीं है मेरे मित्र, सवाल ये है कि जो जगह आपकी जगह जो टीएमसी ले रही है, आपकी जगह जो आम आदमी पार्टी ले रही है, आपकी जगह जो है अन्य रीजनल पार्टियां जो है आपकी जगह लेती चली गई, उत्तर प्रदेश में आप कैसे खत्म हुए? आपने कभी सोचा नहीं, क्योंकि आप जो है वही लोग हैं जो हमेशा अपने अवसरवादी तरीके से जो है राजनीति को जो है स्थापित करने की कोशिश करें। उत्तर पूर्व के राज्यों में आज के डेट में जहां आप एक शहंशाह होते थे, वहां के राज्यों को अगर आपने कुछ दिया होता सर, तो आज आप कहने के लायक होते। आपके नेता ये नहीं कहते कि छोटे राज्य है, छोड़ो ना, हार गए तो हार गए। ये जो विकृति है, ये जो सोच है, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान है, आप किसकी आलोचना करने चले हैं? चलिए ठीक है, बीजेपी पर आ जाते हैं महेश जी, बीजेपी पर आ जाते हैं अब, क्योंकि देखिए बीजेपी की आज बल्ले हुई है। महेश जी तो, ये मैं जानना चाहता हूँ निदा महेश जी से, वो जिस पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं जो अन्य विपक्षी पार्टियां जीत रही हैं, सर 24 के चुनाव में सभी पार्टियां अगर एक साथ मिल गई तब भी तो सर नुकसान होगा ही आपको। ये तो मिलने का जो है ये कवायद अभी से नहीं चल रहा है, तो 2014 से कम 100 बार मिल चुके हैं और ये मिलने के बाद भी वही करते हैं और मिलने के पहले भी इस तरह का एक माहौल क्रिएट करते हैं। ये एक अनार और 100 बीमार का कहानी है। इसमें मिलने वाली बात जो है, आप 8वां आश्चर्य होगा कि ये सारे मिलके, आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या जनता आज के डेट में इनकी इस इंटेंशन को समझती नहीं है कि ये क्यों मिल रहे हैं? यहाँ सीपीएम और कांग्रेस अगर त्रिपुरा में मिलके चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या फायदा हुआ? उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और सारे मिलके चुनाव लड़े, क्या हुआ? जनता ने उस चीज को, अब जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान सागर जी नहीं रहा जितना हम और आप एनालिसिस करके समझते हैं।
एक ये बात बिल्कुल और भी इस तो है ना सवाल यहाँ पे महेश जी, इससे एक कोई बात भी- और भी तो है ना, इसका ये कोई सब स्थान नहीं करते आता। हैं लेकिन जो आप करते हैं ना बस वही नहीं कर पाते हैं ये, कि अगर हमें बहुमत मिली तब भी ठीक, हमारी सरकार बनी तब भी ठीक, लेकिन अगर नहीं बनी तब भी हम उसे ठीक कैसे कर लेते हैं, ये जो कला मैं एक बीजेपी के छोटी पास सी- है वो छोटी- किसी पार्टी एक के छोटा पास सा- नहीं है सर, एक मानना छोटी सी पड़ेगा। हाँ सर, आपके नेता चुनाव के दौरान भी ये कह दिए हाँ। हम जीते या ना जीते सरकार तो सरकार हमारी ही बनेगी। बनेगी। देखिए, एक छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे पत्रकार में भी रहा हूँ, 20-25 साल हमने भी पत्रकारिता करी है। हम जब चलते थे ना, हमारा यही था कि भाई, जैसे हम लोग जर्नलिज्म में पढ़ते हैं कि भाई कुत्ता आदमी को काटे तो वो खबर नहीं है, लेकिन आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। उसी प्रकार से आपका ये नहीं होना चाहिए कि छोटे राज्य, छोटे लोग, छोटी समझ, उसका कोई नफा या नुकसान, ये इस पे काम नहीं करना है। काम आपको करना है एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय सोच को लेके जब आप जाइएगा। एक आप पॉलिटिकल पार्टी भी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन काम क्या करती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। काम वो करती है जो वो जनता की जो जरूरत है, जो जनता की तत्कालिक जरूरत है, उसके ऊपर खरे उतरने की पूरी कोशिश होगी। अगर हम उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं, आज ये लोग, या उस्मान हो या आशिफ हो या वो कोई भी व्यक्ति हो, मुस्लिम नेता, ये भर भर के गाली देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हकीकत ये है कि आज के डेट में जितनी सरकारी हमारी या सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजना हो, या स्वच्छता योजना हो, या इज्जत घर हो, या किसी भी तरह का कोई योजना चलाई जा रही है भारत सरकार की, जिसमें 21 लाख करोड़ के आसपास योजनाएं हमारे पहुंच गई सामाजिक सुरक्षा की, उस सब का लाभ जो है मुस्लिम भाइयों को चलिए मिलता आसिफ है, जी के पास आ रहा हूँ। बहनों को आसिफ मिलता है। जी चेहरे से थोड़े से मायूस लग रहे हैं, ऐसे कभी आप लगते नहीं है, जब भी मैं चर्चा आपके साथ किया हूँ आपको याद होगा। अब ये वक्त है चिंतन का, मंथन का, ये वक्त है कि अब आगे कैसे जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कैसे वहां पर डंका बजाया जाए। डंका जनता की बीच जाके बचाएंगे। जो उन्होंने जिस तरीके से लूट मशारक की, जिस तरीके से सिलेंडर को दुनिया में सबसे महंगा हिंदुस्तान में भाजपा सरकार दे रही है, 1200 रुपया कहीं और नहीं मिल रहा दुनिया के अंदर। तेल का रेट दुनिया में दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान के अंदर है। ठीक। दूध का रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, आटे का रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, हाँ। दालों का रेट कहाँ जा रहा है, चावल 120 रुपए किलो हो गया, 60 रुपए से। ठीक है, ठीक है। ये जिस तरीके हाँ। से जेबों पे डकैती आसिफ डाल जी, रहे हैं, हाँ ठीक है हम आसिफ जनता जी, को हाँ, समझाने में ठीक है, ठीक कामयाब है, होंगे। ठीक है आसिफ जी। और क्या कहते हैं महेश जी, आपसे माफी के साथ इस डिबेट को हमें यहीं खत्म करना पड़ा, क्योंकि प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल आप दोनों का, आसिफ जी, महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्रयागराज की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अतीक अहमद के करीबी के घरों पर एक बार फिर से बुलडोजर पहुंचा है। कल भी हमने आपको दिखाया कि अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो संपत्ति थी, उसको जमींदोज किया गया। और आज एक बार फिर से बुलडोजर जो है वो फुल एक्शन में नजर आ रहा है। आज एक बार फिर से प्रयागराज की सड़कों पर बुलडोजर है। और आप देखिए कि कैसे जो अतीक अहमद के करीबी हैं, उनके जो घर थे, जो मकान थे, उनको पहले चिन्हित किया गया, उसके बाद में अब बुलडोजर से इन मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। पूरा सरकारी अमला आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रशासन मौजूद है यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबके बीच में जो अतीक अहमद के करीबी हैं, उनके घरों को, मकानों को चिन्हित करके अब बुलडोजर से गिराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो उमेश पाल मर्डर केस में कार्रवाई जो है वो लगातार तेज होती चली जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में सबके सामने खड़े होकर कहा था कि जो भी इसमें शामिल है उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब अतीक के करीबियों के घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई। ये सफदर का मकान है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। सफदर का ये भी कहना कि मैं मुस्लिम हूं, इसीलिए मेरे पर कार्रवाई की जा रही है। शूटर था सफदर, जिसके यहाँ पर बुलडोजर ये चलाया जा रहा है उमेश पाल हत्याकांड में। और अब जमकर इस पर सियासत तो गरमाई, लेकिन माफिया अतीक का करीबी इस तरह के बयान भी दे रहा है। मकान का नक्शा उसके पास है, उसने ये भी कहा, लेकिन इसके बावजूद उसके घर को यहाँ पर गिराया जा रहा है। कल के दिन जिस आरोपी के घर को गिराया गया था उसका नाम था जफर, और आज जिसका घर गिराया जा रहा है उसका नाम है फिलहाल सफदर, जिसका घर गिराया जा रहा है करेली में। 60 फीट रोड पर यह मकान बना हुआ था जिस मकान को गिराया जा रहा है। पीडीए ने कहा कि नक्शा पास नहीं है, मकान ये बना दिया गया, इसीलिए आज के दिन इस मकान को गिराया जा रहा है। सफदर को पहले भी नोटिस दी गई थी, लेकिन वो नहीं माना, यहां से नहीं निकला, इसलिए आज ये बुलडोजर प्रहार सफदर के घर पर किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। निदा, क्योंकि जो जिसका ये मकान है वो लगातार इस बात की दुहाई दे रहा है कि मेरे पास इस मकान के सारे दस्तावेज हैं,
मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरीके से प्रशासन ये कह रहा है कि इनका जो रिश्ता है वो अतीक अहमद से बेहद करीबी रिश्ता है, क्योंकि अतीक अहमद के जितने गुर्गे हैं, जितने करीबी हैं, सभी पर अब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो अतीक के करीबी थे उनके घर पर बुलडोजर पहुंचा और वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल जफर अहमद के घर पर पहुंची थी, हालांकि जफर अहमद के घर से कुछ हथियार भी बरामद हुए थे, कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए थे। इसके बाद में आज ये दूसरा शख्स, हालांकि आरोप ये लगाया जा रहा है, हालांकि अगर हम बात करें जो मुस्लिम नेता है तौकीर रजा साहब, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने तो उत्साहगर दिल्ली कूच तक की बात कह डाली कि तिरंगा हाथ में लेके दिल्ली कूच करिए। तो अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में कार्रवाई जो है वो लगातार तेज नजर आ रही है। कल भी बुलडोजर चला और आज भी प्रयागराज की सड़कों पर अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है। तो चलिए सफदर के घर को आप देख रहे हैं। सफदर कहा यह जा रहा है कि असलहे की दुकान चलाता था, अतीक को यहीं से असलहा भी सप्लाई करता था। कई लाइसेंसी हथियार उसी की दुकान से जाते थे अतीक तक और इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें ये सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया सबसे पहले इस खबर को, इस तस्वीर को आप तक पहुंचा रहा है। अतीक के करीबी के घर बुलडोजर, उमेश पाल मर्डर केस में लगातार ये कार्रवाई। कई बार प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया मकान को लेकर, लेकिन आज के दिन बुलडोजर से मकान को गिराया जा रहा है। पहले मकान को खाली किया गया, लेकिन कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी निगाह ने जिक्र किया, हमने भी आपको बताया कि सफदर का क्या कहना था कि यह मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर एक्शन से कहा यह जा रहा है कि यूपी में डर का माहौल है अब माफियाओं में। निदा बिल्कुल, तो कल जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला और आज अतीक के गैंग के करीबी सफदर अली के घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए आप तस्वीरों में कि कैसे सफदर अली का घर जो है, जो मकान है, उसको ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर बुलडोजर का कहर जो है वो लगातार बरस रहा है। बुधवार को खालिद जफर के घर को पीटीए ने ध्वस्त किया था। अब वहीं आज सफदर अली के मकान पर बुलडोजर जो है वो पहुंचा है और उसके बाद में सफदर अली के मकान को यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाने की सदन में बकायदा शपथ उन्होंने ली थी। शपथ लेने के बाद प्रयागराज प्रशासन और पीडीए जो है वो एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रहा है। और आज देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर धूमनगंज थाना क्षेत्र का चकिया इलाका है, जहाँ पर सफदर अली के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल देखिए, बाबा का बुलडोजर जिसे कहा जाता था, चुनाव के दौरान आपने बहुत सुना होगा और इस समय यूपी में माफियाओं के घर पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन जफर के घर पे बुलडोजर चला और आज के दिन सफदर के घर पर बुलडोजर प्रहार लगातार जारी है और कई ऐसे माफिया हैं जो अभी टारगेट पर हैं। निदा बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर तो हमारी नजर बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो है वो आ रहे हैं, जिसमें नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये वो राज्य जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। महा कवरेज न्यूज इंडिया पर जारी है, हर सीट का चुनावी नतीजा आप तक हम पहुंचा रहे हैं।